हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 8 का एनसीईआरटी, जिसमें कि चैप्टर 5 है, जियोग्राफी का है। तो क्लास 5 चैप्टर 5 का नाम है मानव संसाधन। इसके पहले सारे सब्जेक्ट वीडियो बनाया गया है, तो आप लोग देखना चाहते देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती हैं। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। नीचे दिया है, अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न है। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे कुछ बनाया गया है लोगों में, जैसे कि मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं और मेरे गांव में 1000 लोग हैं। फिर यहाँ पर है कि ये कहती है, आपके विचार से विश्व में कितने लोग हैं? मेरी कक्षा में 3 बच्चे हैं। फिर है कि विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं। 1 अरब में कितने शून्य होते हैं? इस संख्या में आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखा है, क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी पीकेवीवाई को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। जनसंख्या का वितरण। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवतीय वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि एशिया में रहते हैं इतने, यानी कि ये जो येलो वाला है, इतने लोग एशिया में सबसे ज़्यादा लोग। उसके बाद यूरोप में है, देखिए ये ऑरेंज कलर से यूरोप का दिखाया गया है। अफ्रीका में रहते हैं तो अफ्रीका में देखिए ये बैगनी कलर से दिखाया गया है। मध्य व दक्षिण अमेरिका में रहते हैं तो ये नीला से दिखाया गया है। उसके बाद उत्तर अमेरिका में रेड से हैं। ओसेनिया यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप में रहते हैं, ये हरा वाला है, बहुत कम है। सबसे ज़्यादा एशिया में है। तो यहाँ पर दिखाया गया जनसंख्या मिलियन में है। जैसे चीन का सबसे ज़्यादा है, रेड में है, फिर भारत है और अभी तो भारत सबसे ज़्यादा में है। उसके बाद फिर यूएसए है, फिर इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नाइजीरिया, रूस, जापान है। देखिए, अब जनसंख्या का घनत्व क्या है, तो यहाँ पर इसके पहले पढ़ते हैं, क्या आप जानते हैं भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब पढ़ते हैं जनसंख्या घनत्व। पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में है। देखिए, यहाँ पर 2 विद्यार्थी हैं। जब कक्षा के पूरे 30 विद्यार्थी उपस्थित होते हैं तब हमारी कक्षा बहुत भरी हुई दिखती है, लेकिन जब यही विद्यार्थी स्कूल के सभा भवन में बैठते हैं तब वह कक्षा खुल जाता है और खाली दिखाई पड़ता है। क्यों? तो अभी यहाँ पे ये जवाब दे रहे हैं, क्योंकि सभा भवन का आकार या क्षेत्र कक्षा से बड़ा होता है, लेकिन जब स्कूल के सभी विद्यार्थी सभा भवन में आ जाते हैं तब सभा भवन भी भरा हुआ दिखाई देने लगता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, इसके कारक है, जैसे भौगोलिक कारक है। भौगोलिक कारक में स्थलाकृति है, जलवायु, मृदा, जल, खनिज है। इसके बारे में देखते हैं। स्थलाकृति, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। जलवायु के बारे में देखते हैं तो लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। और मृदा है, तो मिट्टी के बारे में है।
उपजाऊ मृदाएँ कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में वांग ही, चांग जियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। जल, तो लोग उन क्षेत्रों में रहने की प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। खनिज है, तो खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिणी अफ्रीका के हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। अब यहाँ पर सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक, तो इसमें है आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक में आर्थिक पहला कारक है। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं। और सांस्कृतिक कारक क्या है, तो धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण है। सामाजिक कारक क्या है, तो अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए जैसे पुणे। जनसंख्या परिवर्तन क्या है? जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, यह कई गुना बढ़ गई है, जैसा चित्र संख्या 6.3 में दिखाया गया है। जैसे कि 6.3 जनसंख्या कहाँ पर है, अभी आगे देखते हैं। क्यों ऐसा? वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्षों के बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दुगनी 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति और औषधि के कारण मृत्यु दर कम होता है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही। जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति इकाई 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि का तीव्रता से बढ़ना है। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। अप्रवासी लोग होते हैं जो देश में आते हैं। यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की जनसंख्या सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप क्या है? जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में निम्न जन्म दर मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर में मंद है। यहाँ पर देखिए कुछ मैप पर समझाया गया है, जैसे कि अति उच्च दर जो से 3% अधिक है, ये नीला कलर से है, अति उच्च दर है। तो ये जनसंख्या वृद्धि अलग अलग दरें दिखाया गया है विश्व में, जैसे कि और ऑरेंज कलर में है, गुलाबी कलर का जो दिख रहा है ये है उच्च। तो उच्च में जैसे कि देखिए नॉर्थ अमेरिका में भी है, साउथ अमेरिका में भी है, बहुत ज़्यादा अफ्रीका में भी है, भारत में नहीं है, और पाकिस्तान में है, अफ़गानिस्तान में है, इधर म्यांमार में दिखाया गया है, वियतनाम में भी है। और देखिए आदर्श, तो आदर्श में है, देखिए इसमें भारत भी आता है थोड़ा बहुत, और भी यूरोप वगैरह भी है,
और यूएस भी है, चाइना भी है। और इसमें बाद निम्न में आता है तो निम्न में भी भारत है और ऑस्ट्रेलिया है, इसमें भी यूएस है, कनाडा है या हरास। तो ये जीरो में रूस का भी नाम है और यूरोप भी है। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या संगठन। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। देखिए यहाँ पर एक बनाया गया है, मानव संसाधन कैसे कैसे है। सोचें, प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए एक संभाव्य संसाधन है। मानव संसाधन के रूप में आपका योगदान क्या होगा? जैसे कि पहला है यहाँ पे, मैं अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती हूँ। तो फिर यहाँ पर मैं विवाह समारोह में गाता हूँ। मैं कैंसर उपचार की औषधि के लिए शोध कर रही हूँ। फिर यहाँ पर मैं किसान हूँ। फिर है कि मैं घर की देखभाल करती हूँ। मैं सेतु बनाता हूँ। तो इस प्रकार ऐसे है। तो बताया गया है कि कैसे कैसे है कि योगदान दिया जा रहा है। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरणतः 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या का प्रतिवर्ष इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से निचले भाग में दिखाई गई है और यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों यानी 65 वर्ष से अधिक की संख्या दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। देखिए जैसे यहाँ पर दर्शाया गया ना पुरुष और स्त्री का, वैसे ही नीचे जन्म दर ज़्यादा और वहाँ पर ऊपर जाते जाते 75+ का दिखाया गया है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग यानी 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के। आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 वर्ष के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंची हैं, आधार पर चौड़ा और ऊपर तीव्रता से सकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं क्यों, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं। इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम हैं। इस स्थिति को कन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग की पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक है। इसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। देखिए जैसे कि इसमें भारत है तो इस समय ज़्यादा है। कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड सकरा है, जैसे कि 5.9 में यहाँ पर दिखाया गया जापान की पिरामिड। और ये देखिए भारत का पिरामिड है, यहाँ पर युवा ज़्यादा लोग हैं। और देखिए ये जापान का पिरामिड दिखाया गया तो ये जापान में बहुत सकरा हो गया है। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जैसे लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण क्यों कारण है, विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्र क्यों बढ़ रही है, जनसंख्या परिवर्तन के प्रभावित करने वाले कारक है। तो अगर आप लोग क्वेश्चन करना चाहें तो इसको करिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी होता है। देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पे कुछ बनाया गया है कि ये त्रिभुजाकार प्रतीत होने वाला आरेख क्या है। तो जनसंख्या पिरामिड दिखाया गया है, तो ये क्वेश्चन आंसर है, सब लोग आपस में कर रहे हैं। जैसे कि वह क्या है, तो ये एक देश के पुरुष और स्त्रियों की वर्तमान जनसंख्या को उनके आयु वर्ग दर्शाया गया है। क्या मैं डिटेक्टिव बन सकता हूँ और एक देश की जनसंख्या का पता लगा सकता हूँ? अवश्य, हम 3 देशों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि वहाँ नीचे हम लोग किए भी, कन्या का और जापान का, भारत का।
तो चलिए इस प्रकार देखिए इस क्लास 8 का एनसीईआरटी ये समाप्त होता है। इस क्लास के एनसीईआरटी में लास्ट चैप्टर था चैप्टर 5 मानव संसाधन। तो इस चैप्टर समाप्त होता है, तो आप लोग 5 चैप्टर पढ़िए, अच्छा चैप्टर है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।